नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से, 3-4 दिन का छोटा सा एक गैप हो गया है और कोशिश करेंगे कि वीडियोज़ में आगे से ऐसा कोई गैप नहीं आए, इतना लंबा इंटरवल नहीं आए। बच्चों के मैसेजेज आने लग गए थे कि सर वीडियोज़ नहीं आ रहे, क्या बात है, कब आएंगे वीडियोज़। आज से रेगुलर समझ लीजिए वापस। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में, और यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं और आते ही नहीं, क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या क्या हैं, क्या उनकी इंपॉर्टेंस और किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलते हैं, स्पेशली DSSB में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें हम 3 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। और ये कैटेगरीज क्या क्या हैं, चलिए यहां पर हम स्टडी करेंगे। एक बड़ी कैटेगरी है किसकी भाई? कार्बोहाइड्रेट्स की। क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट्स, सभी को पता है, पढ़ते हैं सभी लोग। दूसरी कैटेगरी है किसकी? प्रोटीन्स की। और तीसरी कैटेगरी है फैट्स की। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो नॉर्मली सभी बच्चे पढ़ते हैं और सबको आता है। हम देखेंगे आज के इस सेशन में कि यहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और क्या एग्जाम्स में आ सकते हैं और आप कहां पर खड़े हुए हैं इनको लेकर के। तो ये कोई स्किप करने वाला टॉपिक नहीं है 1% भी, अदरवाइज हम टिश्यू पे डायरेक्टली जंप करने वाले थे सेल्स को छोड़ करके। यहां पर जो सबसे पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं कौन? कार्बोहाइड्रेट्स। उन्हीं के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स को और क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्हें हम बोलते हैं सुगर्स। सिंपली क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों एग्जाम में, सुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर का मतलब आपकी किचन में रखी हुई वो शुगर ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी हैं उन्हें हम शुगर्स की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। दूसरी बात, किससे बने होते हैं भाई ये? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन 3 एलिमेंट्स के एटम्स से मिलकर के बने होते हैं। एटम्स का नंबर कुछ हो सकता है, इनकी चेन्स कितनी भी लंबी या छोटी हो सकती है, लेकिन एलिमेंट्स की बात करें तो केवल इन 3 एलिमेंट्स के, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एटम्स ही होते हैं। किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स। नाम से भी समझ में आता है। अब इन कार्बोहाइड्रेट्स को हम अगेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और वो कैटेगरीज क्या क्या है ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चंस आते हैं वहां से। एक कैटेगरी है मोनोसैकेराइड्स। क्या बोलते हैं भाई? नाम से समझिएगा, मोनोसैकेराइड्स। दूसरी कैटेगरी है डाइसैकेराइड्स एंड तीसरी कैटेगरी है पॉलीसैकेराइड्स। अब इन तीनों कैटेगरीज का मीनिंग क्या क्या है और किस तरीके से इनके मॉलिक्यूल जो बने होते हैं, हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए मोनोसैकेराइड्स। नाम क्या समझ में आ रहा? मोनो। मोनो का मतलब भाई एक, 1। क्या 1? इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो सैकेराइड्स, सुगर्स जो हैं, उसका केवल एक ही मॉलिक्यूल है। और किसका मॉलिक्यूल? जो बेसिक मॉलिक्यूल है। वो कैसे? मोनोसैकेराइड्स में जो कार्बन के एटम्स जो हैं वो 3 से लेकर के कार्बन के एटम 7 हो सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर्स हैं वो 2 ही एटम वाली हैं। कौन कौन सी? या तो कार्बन 5 वाली या फिर कार्बन के एटम्स 6 वाली। अब समझिएगा, इसको छोड़िएगा, आप ध्यान में रखिएगा। या तो हमारी बॉडी के अंदर मोनोसैकेराइड जो कौन सी है जिसमें कार्बन के एटम्स 5 हैं, या फिर कौन सी है जिसके अंदर कार्बन के एटम कितने हैं? 6 हैं। ऐसी मोनोसैकेराइड्स जिनमें कार्बन के एटम 5 हैं, क्या बोलते हैं उन्हें? हम पेंटोज शुगर्स बोलते हैं। और जिसमें कार्बन के एटम 6 हैं, क्या बोलते हैं?
हेक्सोज सुगर्स बोलते हैं। क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, अभी क्या आता है यहां से इंपॉर्टेंट, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। पेंटोज सुगर्स एंड हेक्सोज सुगर्स। अब हमारी बॉडी में कौन सी सुगर्स हैं जो कि पेंटोज सुगर्स हैं, कौन सी सुगर्स हैं जो कि हेक्सोज सुगर्स हैं? ध्यान लगाइएगा आप यहां पर। पेंटोज सुगर्स में हमारी बॉडी के अंदर शुगर कौन सी है? आप समझते हो, आरएनए का नाम सुना है आपने और डीएनए का। अब आप सोचोगे सर पेंटोज जो आरएनए और डीएनए है वो क्या पेंटोज शुगर के टाइप हैं क्या? जी नहीं, ये तो हमारी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। ये तो हमारी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, आरएनए का मॉलिक्यूल और डीएनए का मॉलिक्यूल, लेकिन इनके अंदर शुगर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। किस तरीके की शुगर होती है? मोनोसेकेराइड होती है, और वो मोनोसेकेराइड भी पेंटोज शुगर होती है। तो दिमाग में रखिएगा, आरएनए और डीएनए में जो शुगर होती है वो पेंटोज शुगर होती है। क्या उसका कोई नाम भी है क्या जो आपको पता हो? जी है। आरएनए के अंदर जो मोनोसेकेराइड होती है उससे हम बोलते हैं राइबोज शुगर। क्लियर है? उससे हम बोलते हैं राइबोज शुगर। और डीएनए के अंदर जो शुगर होती है उससे हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर, राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, राइबोज इज ए मोनोसेकेराइड, और मोनोसेकेराइड में भी क्या? पेंटोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज इज ए पेंटोज शुगर टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स। क्लियर है? अब देखते हैं इस हेक्सोज शुगर को। हेक्सोज शुगर, जो हम ब्लड शुगर चेक करते हैं वो शुगर कौन सी होती है? ब्लड शुगर लिखा होता है प्रेस्क्रिप्शन में, ब्लड शुगर लिखा होता है एडवाइस में, प्रेस्क्रिप्शन में एडवाइस में लिखा होता है ब्लड शुगर देखनी है पेशेंट की कौन सी, रैंडम देख लीजिए, फास्टिंग देख लीजिए, एफबीएस लिखी हो सकती है, फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर। देखिए दोस्तों हमने, तो ये ब्लड शुगर एक्चुअली जो हम ब्लड का सैंपल लेंगे, शुगर कौन सी होती है, कौन सी शुगर को हम चेक कर रहे होते हैं? दैट इज हेक्सोज शुगर। लेकिन हेक्सोज का तो नाम पहली बार सुन रहे हैं। शुगर का एक्चुअल में नाम क्या है? जिस तरीके से यहां पर राइबोज शुगर था, डीऑक्सी राइबोज शुगर था, यहां पर वैसे ही हमारी ब्लड शुगर का नाम क्या है? ध्यान में रखिएगा, ग्लूकोज होती है क्या? जी नहीं, बोलते हैं एग्जैक्टली केमिकल फॉर्मूला तो वही होता है, लेकिन ब्लड शुगर को आज से डेक्सट्रोज बोलना शुरू कर दीजिए। आईवी की बोतल देखते हैं, आईवी का वेग देखते हैं दोस्तों, आईवी का वेग देखते हैं 500 ml का, 1000 ml का, क्या लिखा होता है? D5। D5 का मतलब क्या है भाई? डेक्सट्रोज 5%। यही चीजें तो है जो हम यहां पर सीख रहे हैं और सीखने को मिलती हैं दोस्तों। ये जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। डेक्सट्रोज 5% यानी कि वही शुगर है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। हम ब्लड ग्लूकोज तो नॉर्मल में बोलने लग गए हैं। अब दूसरी चीज और देखते हैं, ये डेक्सट्रोज शुगर एक्चुअल में और क्या क्या होती हैं? डेक्सट्रोज तो क्या है भाई? डेक्सट्रोज क्या है भाई? ब्लड शुगर का नाम है। किसका नाम है? ब्लड शुगर। और भी कोई हेक्सोज शुगर का कोई टाइप है क्या? जी है। जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो उसके अंदर होती है भाई फ्रुक्टोज, ये फ्रूट शुगर होती है। एक होता है हमारा मिल्क, मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर होती है, लेकिन मोनोसेकेराइड कौन सी होती है भाई उसके अंदर? गैलेक्टोज। कौन सी होती है? गैलेक्टोज। ये सारे के सारे मोनोसेकेराइड्स के टाइप हैं। अब आप बोलोगे कि सर ब्लड शुगर क्या होती है? डेक्सट्रोज होती है। फ्रूट शुगर क्या होती है? फ्रुक्टोज होती है। लेकिन वो जो शुगर है वो फ्रुक्टोज की फॉर्म में अवेलेबल है क्या? जी नहीं, डिस्कस करते हैं दोस्तों अभी हम। और मिल्क में शुगर जो है वो गैलेक्टोज, यानी कि उसका मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल जो है वो क्या है? गैलेक्टोज है। क्या दूसरा भी हो सकता है क्या? जी हो सकता है, डिस्कस करेंगे अभी हम। तो ध्यान रखिएगा, ब्लड शुगर इज डेक्सट्रोज। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये जब माथा सनक जाता है, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, तो आप सोचोगे सर ये तो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट हो गया। केमिस्ट्री आपने पढ़ी भी है, नर्सिंग में भी पढ़ी है आपने।
आपको डेक्सट्रोज का केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। 6 कार्बन के एटम, 12 हाइड्रोजन के एटम और 6 ऑक्सीजन के एटम मिलकर के क्या बनाते हैं? डेक्सट्रोज बनाते हैं। इनका फॉर्मूला क्या है? सबका केमिकल फॉर्मूला यही है। किसका? मोनोसेकेराइड्स में किसका? हेक्सोज सुगर्स का। जो ये डेक्सट्रोज देख लीजिए, फ्रुक्टोज देख लीजिए, ग्लूकोज देख लीजिए, गैलेक्टोज देख लीजिए या फिर ग्लूकोज देख लीजिए, इन सब का केमिकल फॉर्मूला एक ही है और वो क्या है? C6H12O6। दोस्तों हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि अगर हमारे साथ में आप पढ़ते चले गए, इधर उधर हाथ नहीं मारा आपने, आप इधर उधर से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको मत छोड़िए। जो बच्चा नर्सिंग स्मार्ट से पढ़ रहा है, कम से कम जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उनको 1% भी मत छोड़िए। हम आपको तुरंत प्रभाव से एरिथमेटिक एबिलिटी भी शुरू करने वाले हैं। साथ साथ में एरिथमेटिक एबिलिटी कोशिश करेंगे कि आज के इस वीडियो के साथ में अगर लेंदी नहीं हुआ तो 2 क्वेश्चन एरिथमेटिक एबिलिटी के भी और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। हम और कोई एंटरटेनमेंट वीडियोज की तरह से नहीं बोल रहे हैं, बहुत ही 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में हम एरिथमेटिक्स के क्वेश्चंस के साथ में हम इस वीडियो को एंड करेंगे आने वाले, जैसे ही ये टॉपिक हमारा खत्म होने जाता है। तो इनको आप हल्के में मत लीजिए 1% भी। जितनी भी चीजें आप यहां पर पढ़ रहे हैं वो बेसिक चीजें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका आगे का बेस बनाएंगी हर एक चीज। आई होप आपको इन मोनोसेकेराइड्स के बारे में अच्छे से समझ में आया। मोनोसेकेराइड्स में आप 2 चीजों का दिमाग में रखना, पेंटोज शुगर भी होती है मोनोसेकेराइड के अंदर हमारी बॉडी में, और हेक्सोज शुगर भी होती है। पेंटो का मतलब 5, यानी कि कार्बन के 5 एटम वाली शुगर भी होती है। हेक्सोज का मतलब कार्बन के 6 एटम वाली शुगर्स भी होती है। पेंटोज शुगर्स कौन कौन सी हमने ऑलरेडी बताया। आरएनए के अंदर जो शुगर है और डीएनए के अंदर जो शुगर है, दोनों की दोनों पेंटोज शुगर के टाइप हैं। और C6 यानी हेक्सोज वाली शुगर्स कौन कौन सी हैं? जो हमारी ब्लड की जो डेक्सट्रोज शुगर है वो क्या है? हेक्सोज शुगर ही है। मिल्क में जो लैक्टोज शुगर होती है वो तो डाइसेकेराइड है, लेकिन लैक्टोज जिससे मिलकर के बना होता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का होता है, दूसरा मॉलिक्यूल किसका होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। ये गैलेक्टोज भी क्या है? मोनोसेकेराइड है। फ्रुक्टोज जो है फ्रूट शुगर होती है वो भी क्या है? मोनोसेकेराइड है। ये चीजें आपको यहां पर आइडिया होनी चाहिए। दूसरा हम पढ़ेंगे डाइसेकेराइड्स, और एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डाइसेकेराइड्स का मतलब मोनोसेकेराइड्स के 2 मॉलिक्यूल्स। ये समझ लीजिए आप सिंपली, जो मोनोसेकेराइड्स हमने पढ़ी थी उनके 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बनाते हैं? डाइसेकेराइड्स बनाते हैं। और मोनोसेकेराइड में भी 2 मॉलिक्यूल्स किसके? हेक्सोज शुगर के। हेक्सोज शुगर के 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलकर के क्या बनाएंगे? डाइसेकेराइड बनाएंगे। कैसे? सबसे पहले देखिएगा कैसे, आप देखिएगा यहां पर इसके एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों। आप डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल क्या है? घर में जो हमारे चीनी होती है वो क्या है? शुगर है बोलते हैं हम इसे। एक्चुअल में क्या होती है? दैट इज सुक्रोज। क्या है भाई? वो सुक्रोज है। अब ये सुक्रोज किससे मिलकर के बनी होती है भाई? 2 मॉलिक्यूल्स किसके? 2 मॉलिक्यूल्स किसके? मोनोसेकेराइड से मिलकर के बनी होती है। यही कहना चाह रहे हैं हम। एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है दोस्तों, 3 एग्जाम्पल बताएंगे, तीनों में से बहुतों बार किसी न किसी का एग्जाम में क्वेश्चन आया है। सुक्रोज जो है 2 मॉलिक्यूल किसी मोनोसेकेराइड से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, ऐसे ही अभी देखेंगे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं अभी हम। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल क्या है भाई? किसका है भाई? माल्टोज का। किसका एग्जांपल है? माल्टोज का। तो ये भी क्या? ऐसे ही 2 मॉलिक्यूल किसके भाई? मोनोसेकेराइड्स के मिलकर के बनी होती है। ऐसे ही एक तीसरे डाइसेकेराइड का नाम है कौन? लैक्टोज। ये भी सेम इसी तरीके से 2 मॉलिक्यूल मोनोसेकेराइड से मिलकर के बनी होती है। आई होप इतना तो आपको समझ में आ रहा है। अब एग्जाम्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुक्रोज में 2 कौन से मॉलिक्यूल्स हैं मोनोसेकेराइड्स के? माल्टोज में कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? और लैक्टोज में कौन से हैं? कैसे याद रखोगे दोस्तों? सब के सब में इन तीनों में एक चीज तो कॉमन है। क्या? एक तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता ही है भाई सब में।
यानी कि चाहे से आप एग्जाम्पल सुक्रोज का ले लीजिए, माल्टोज का ले लीजिए या लैक्टोज का ले लीजिए, तीनों में एक मॉलिक्यूल तो किसका होता है? किसका होता है भाई? ग्लूकोज का होता है। अब दिक्कत है दूसरे मॉलिक्यूल की, तो कैसे याद रखेंगे? लर्न दिस, रिमेंबर दिस। माल्टोज क्यों याद रखना है? क्योंकि इसके अंदर दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसके हैं भाई? ग्लूकोज के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स का। माल्टोज एक तरीके की डाइसेकेराइड है, इसका मतलब दो मोनोसेकेराइड से मिलकर के बनी होगी। दोनों मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं? ग्लूकोज के होते हैं। तीनों में देखो ग्लूकोज तो एक साइड में तो कॉमन है, दूसरे में यहां पर अलग अलग मॉलिक्यूल आएगा, लेकिन माल्टोज में तो दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या है? ग्लूकोज का ही है। अब आते हैं सुक्रोज के ऊपर, यानी सुक्रोज कौन सी? जो हमारी घर की चीनी किससे बनती है भाई? गन्ने से बनती है, फ्रूट्स है ना एक तरीके से। तो दूसरा मॉलिक्यूल किसका है भाई? इसके अंदर फ्रुक्टोज का है। याद रहेगा? चलो याद नहीं रहा, लैक्टोज पे आइए। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल अभी हमने पढ़ा था मिल्क शुगर के अंदर मोनोसेकेराइड कौन सी होती है भाई? ग्लूकोज के अलावा दूसरा मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का होता है। आई होप आप समझ रहे हैं। माल्टोज में दोनों मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के हैं, सुक्रोज में दोनों मॉलिक्यूल जो कि हमारी टेबल शुगर है, इसको हम क्या बोलेंगे? किचन वाली शुगर है भाई, ये टेबल शुगर। लैक्टोज क्या है? हमारी मिल्क शुगर है। मिल्क शुगर, इसको माल्ट शुगर बोलते हैं, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। टेबल शुगर और मिल्क शुगर। आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है, मिल्क शुगर में दो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? दो शुगर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? मोनोसेकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सुक्रोज के अंदर दो मोनोसेकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का। दूसरा माल्टोज के अंदर कौन से हैं? दोनों मॉलिक्यूल्स ही किसके हैं? ग्लूकोज के हैं। अब एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आप और समझिएगा यहां से, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको याद होनी चाहिए। और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? सुक्रोज, जैसे किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, दोनों मोनोसेकेराइड्स हैं, मतलब इनका केमिकल फॉर्मूला एक ही है। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या भाई? C6H12O6। फ्रुक्टोज का भी क्या है? C6H12O6। तो सुक्रोज का केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ? क्या सभी को जोड़ दें? क्या सभी को जोड़ दें? C6 और C6 कितने हो गए? C12। H12 कितने हो गए? H24। और O6 कितने हो गए? O12। क्या ये करेक्ट केमिकल फॉर्मूला है क्या सुक्रोज का? जी नहीं। तो क्या होगा करेक्ट फॉर्मूला? ये जब बनता है तो इसके साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल भी बन जाता है। वाटर मॉलिक्यूल कहां से निकल के आया? इन दोनों से निकल के आया। तो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल यहां से कम कर दीजिए, C12H22, और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल यहां से कम कर दीजिए। क्या बन गया ये? C12H22O11। ये किसका केमिकल फॉर्मूला है? चाहे सुक्रोज का देख लीजिए, माल्टोज का देख लीजिए, या फिर लैक्टोज का देख लीजिए, तीनों का केमिकल फॉर्मूला यही है। एग्जाम्स का अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, हमने आपको बताया कि कैसे बनती है ये। C12H22O11 आपकी घर की चीनी का, आपकी मिल्क शुगर का, आपके माल्टोज का, सब का केमिकल फॉर्मूला यही है। क्यों? क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाता है। आई होप क्लियर है, ज्यादा लेंदी नहीं जाएंगे अब इसमें। अब तीसरा इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स में देखते हैं भाई क्या? पॉलीसेकेराइड्स। पॉली का मतलब क्या है? मैनी। मतलब क्या हुआ भाई? मैनी क्या? सेकेराइड्स, यानी मोनो वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिलकर के बहुत सारे बन जाते हैं, चेन बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। इसका हम आपको डायरेक्टली एग्जांपल बता दें, हमने अर्लियर क्लासेज में एक एग्जांपल पढ़ा था, क्या? ग्लाइकोजन। रिकॉल कीजिएगा ग्लाइकोजन कैसे बना था। हमारे ब्लड में जब कभी भी ब्लड शुगर का लेवल, किसका लेवल भाई? ब्लड शुगर का लेवल। और ब्लड शुगर हमारी क्या होती है?
डेक्सट्रोज, जिसको आप कॉमनली क्या बोल देते हो, ग्लूकोज बोल देते हो। इसका नॉर्मल लेवल क्या है, 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यूनिट देखिएगा, सही बोल रहे हैं क्या हम, करेक्ट बोल रहे हैं। अगर जब कभी भी इससे ऊपर जाता है क्या, ब्लड डेक्सट्रोज का लेवल, तो उस डेक्सट्रोज का क्या किया जाता है, रिकॉल कीजिएगा, उस डेक्सट्रोज को कौन, डेक्सट्रोज या ग्लूकोज को कौन भाई, याद कीजिएगा कौन, इंसुलिन कहां लेकर के जाता है भाई, उसको लीवर में लेकर के जाता है, और लीवर इसको किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। अब हम यहां पर क्यों बता रहे हैं, ये डेक्सट्रोज क्या था, मोनोसेकेराइड है, और ये ग्लाइकोजन क्या है, उसी को बदला है ना। ये सिंपल मॉलिक्यूल था, हमने पढ़ा, सिंपल मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में बदल दिया, यानी उसी की चेन्स में बदल दिया। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और इसका मतलब ये क्या है भाई, पॉलीसेकेराइड है। क्या है, पॉलीसेकेराइड है। आई होप आप समझ रहे हैं इस चीज को, बहुत ही आराम से बता रहे हैं दोस्तों हम चीजों को, कि ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर कहां से आता है, ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर कहां से आता है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, ग्लाइकोजन एक्चुअली क्या है, कोई पॉलीसेकेराइड है। क्यों बना, ग्लूकोज को या डेक्सट्रोज को हमारी बॉडी के अंदर स्टोर करने के लिए बना। क्या हमारी बॉडी के अंदर ब्लड डेक्सट्रोज या ग्लूकोज स्टोर रहता है क्या, जी इस फॉर्म में तो नहीं रहता, लेकिन रहता है। किसके फॉर्म में रहता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में रहता है। हमारी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज किस फॉर्म में डिपॉजिट रहता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में डिपॉजिट रहता है। कौन बनाता है, लीवर बनाता है। किसकी हेल्प से, इंसुलिन की हेल्प से। क्यों बनाता है भाई, जब कभी भी ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है, हम जब खाना खाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है, उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन के अंदर। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर रहता है, क्या है भाई, वो ग्लाइकोजन है। एक चीज आ गई किसकी भाई, पॉलीसेकेराइड की। एक चीज हमने पढ़ ली यहां पर, और वो क्या पढ़ी, ग्लाइकोजन। दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे हम भाई, स्टार्च। ये तो हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता, इसका तो जब भी आप नाम सुनते हो क्या समझ में आता है, स्टार्च कहां पर होता है भाई, ये तो फूड के अंदर होता है हमारे। और कौन से फूड में, वेजिटेरियन फूड में, वेजिटेबल फूड के अंदर जो है वो क्या होता है, स्टार्च होता है। तो ये प्लांट्स के अंदर पॉलीसेकेराइड्स की फॉर्म है, जिस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स जो है स्टोर होते हैं, किस फॉर्म में, स्टार्च में। हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया, जब हम आलू को काट रहे होते हैं तो व्हाइट सब्सटेंस हमारे हाथों पे लग जाता है, दैट इज स्टार्च, क्लियर कट स्टार्च। चावल में से निकलता है, जिसको आप मांड बोलते हो, क्या होता है भाई, वो स्टार्च होता है। ठीक है। एक तीसरी कैटेगरी होती है क्या, NSP। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, NSP क्या है, नॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स। एक तो ग्लाइकोजन हो गया, एक स्टार्च हो गया, तीसरी क्या बचा, और सारे के सारे वो पॉलीसेकेराइड जो कि स्टार्च नहीं है। अब इनमें कौन आता है जी, इंपॉर्टेंट कौन आता है, सेल्यूलोज। नाम सुना है आपने, गाय को चरते हुए देखा है किसी ने, गाय स्पेशली खाती है, वैसे तो बकरी भी खा जाएगी और क्या नाम है, भैंस भी खा जाती है, लेकिन गाय ज्यादा ही खाती। कागज को खाते हुए देखा है गाय को आपने, कागज किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। चलो कागज को छोड़िए, गाय, बकरी, भैंस, इनको आपको लकड़ी खाते हुए देखा आपने, छोटे छोटे तिनके जो है लकड़ी के खा जाते हैं। घास फूस में तो चलो बाद में पता लगेगा कि भाई आपको डिस्कस करेंगे, वो सेल्यूलोज से बने हुए हैं। वो क्लियर कट मैक्सिमा ऑफ जो एलिमेंट कंपाउंड जो उसके अंदर क्या है भाई, सेल्यूलोज है। किसके अंदर, लकड़ी के अंदर। वो चबा रहे होते हैं आराम से, वो इसका मतलब उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं, इसका मतलब उसको वो डाइजेस्ट कर जाते हैं। दूसरी चीज क्या, ह्यूमन बीइंग्स सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं क्या? आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आज से दिमाग में रखिएगा, हमारी बॉडी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। रीजन, इसको डाइजेस्ट करने वाला जो स्पेसिफिक ऑर्गन है वो हमारे में डेवलप्ड ही नहीं है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। और वो कौन है जिसके इन्फेक्शन पर हम उसको बाहर निकाल देते हैं, कौन भाई,
अपेंडिक्स। आ गई बात समझ में? अपेंडिक्स एक्चुअली सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए होती है, लेकिन हमारे में वो डिफरेंशिएटेड नहीं है, डेवलप्ड नहीं है, इसलिए नहीं कर पाती। वेस्टिजियल ऑर्गन है एक तरीके से, जबकि गाय, भैंस, बकरी, इन सभी के अंदर ये पूरी तरह से डेवलप्ड रहती है और ये सेलुलोज के डाइजेशन में काम में आती है। आई होप समझेंगे आप इस चीज को। सेलुलोज एक तरीके का क्या है? नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। तो क्या हमें ऐसी ये एनएसपी खाना ही नहीं चाहिए क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये जितने भी एनएसपी हैं वो हमारी बॉडी के अंदर बावल मूवमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। यानी ये कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं, यानी कि कॉन्स्टिपेशन से बचाव कौन करते हैं? एनएसपी, जिनको आप क्या बोलते हो भाई? फाइबर भी बोलते हो, या दोनों भैया। इंग्लिश और जो ब्रिटिश स्पेलिंग्स हैं उनमें दिमाग में रख लीजिएगा। आई डू राइट विद दिस ओनली। तो फाइबर्स क्या है वो? एक्चुअल में नॉन स्टीरॉइड, नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स हैं। किससे बने? उनमें क्या क्या हो सकता है? सेल्यूलोज हो सकता है। गम आपने देखा है, गोंद, लड्डू बना रखे होंगे आजकल मैक्सिमम लोगों ने गोंद के। गम भी यही होता है। एक होता है इनुलिन, नाम सुना होगा दोस्तों आप लोगों ने। एक होता है काइटिन, ये तो अब ज्यादा बता रहे हैं एग्जाम्स के। काइटिन क्या होता है? प्लांट्स पे, पत्तियों पे कभी देखते हो व्हाइट व्हाइट सब्सटेंस ऊपर लगा होता है पत्ती के ऊपर ही, दैट इज काइटिन, पत्तों को बचाने के लिए होता है। ग्लूकेन एटसेट्रा, जो ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स है। नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स का अगर कभी आपको कोई काम पूछ ले तो आपको क्या बताना है भाई? हमारे फूड में, डाइटरी फूड के अंदर जो फाइबर्स हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यही है, एनएसपी ही है। एनएसपी में क्या हो सकता है? सेलुलोज हो सकता है, गम हो सकता है, इनुलिन, जिसमें सेलुलोज सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेलुलोज ही हम जो वेजिटेरियन, जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, टोमेटो के ऊपर की जो झिल्ली है दोस्तों, जो हार्ड कवर होता है उसका, वो कंप्लीटली किससे बना हुआ है? सेलुलोज से बना हुआ है। क्या है वो? नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। एनर्जी आपको नहीं देने वाला, डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन बाउल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने पहले ही कहा था आज हम हेल्थ को लेकर के, कि हेल्थ में इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। और ये वो क्वेश्चंस है दोस्तों जो एग्जाम्स के अंदर आते हैं। यस, क्वेश्चंस आते हैं यहां से, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, पता ही नहीं होता। बहुत इजी से क्वेश्चन लगते हैं, सर ये क्वेश्चन कहां से आ गया? अब इसको आप बोल देते हो, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन का नाम ले देते हो आप इसको बाय द टाइम। ऐसा नहीं है, बहुत इजी चीजें पढ़िएगा आप। अब हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ लिया? कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ लिया है। कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली मेन काम क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी को हम खाते हैं तो हमें क्या मिलती है भाई? एनर्जी इन्हीं से मिलती है। और एनर्जी का मॉलिक्यूल कौन सा है? जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, यानी कि इसको तोड़ करके सबसे छोटा मॉलिक्यूल हमें बनाना पड़ेगा। और वो सबसे छोटा मॉलिक्यूल क्या है? ग्लूकोज है, ब्लड डेक्सट्रोज है। और ये ग्लूकोज से ही फिर एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। आई होप समझ में आ रहा है आपको इस चीजें। कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? दूसरी चीज, आप एक चीज और दिमाग में रखिएगा, आरएनए और डीएनए में कौन सी शुगर होती है भाई? पेंटोज शुगर होती है, राइबोज और डिऑक्सीराइबोज। लेकिन वो भी किससे बनी होती है? C5 वाली है, लेकिन वो भी C6 से, यानी ग्लूकोज यानी डेक्ट्रोज से ही बनती है वो भी। तो ग्लूकोज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसमें भी? डीएनए और आरएनए के बनने में भी। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कौन सी कैटेगरी है भाई? प्रोटीन्स है। प्रोटीन सबको पता है किससे मिलकर के बने होते हैं? एमिनो एसिड्स से मिलकर के बने होते हैं। पहली चीज दिमाग में रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स किससे बने होते थे भाई? मोनोसेकेराइड्स या फिर डाइसेकेराइड्स या पॉलीसेकेराइड्स से, जिनका बेसिक क्या था? मोनोसेकेराइड्स था। तो ऐसे ही प्रोटीन्स किससे मिलकर के बने होते हैं? एमिनो एसिड से बनकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या था केमिस्ट्री के हिसाब से? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन प्रोटीन्स में क्या और ऐड कर दीजिएगा? नाइट्रोजन और ऐड कर दीजिएगा।
आउट ऑफ सिलेबी मींस आउट ऑफ दिस टॉपिक हम एक चीज और यहां पर डिस्कस कर लें। जब इनका मेटाबॉलिज्म होता है तो प्रोटीन के जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो नाइट्रोजिनस होते हैं, वो नाइट्रोजिनस एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। दोस्तों यहां से दिमाग में रखिएगा एक चीज कि बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के दौरान जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें से सबसे पॉइजनस किसके होते हैं? प्रोटीन्स के ही होते हैं। अब हम थोड़ा सा पाथ से भटक करके हम इस चीज को क्लियर करेंगे। पॉइजनस का मतलब इसके 3 वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन से? यूरिया। रीनल फंक्शन टेस्ट में, किडनी फंक्शन टेस्ट में केएफटी जब आप देखते हो, क्या क्या देखते हो? ब्लड यूरिया देखते हो। दूसरा क्या देखते हो? यूरिक एसिड देखते हो। और तीसरा क्या देखते हो भाई? क्रिएटिनिन देखते हो, सीरम क्रिएटिनिन, जिसमें से सबसे ज्यादा पॉइजनस सीरम क्रिएटिनिन। ये तीनों के तीनों किसकी पैदाइश हैं भाई? प्रोटीन्स की पैदाइश हैं। ये तीनों के तीनों ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड एंड सीरम क्रिएटिनिन, तीनों के तीनों किसके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं? प्रोटीन्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। किडनी का काम क्या है? इन्हें बॉडी से बाहर निकालना। और किडनी काम नहीं कर रही, इसका मतलब तीनों की वैल्यू बढ़ेगी। हमेशा दिमाग में रख लेना, तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा क्या है? पॉइजनस हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। क्या है? आपसे कभी कोई सिंपली पूछ ले कि हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से हैं? तीनों के तीनों हैं। कौन? यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। क्लियर? तो आप कहोगे कि सर फिर उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स ने, कार्बोहाइड्रेट्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या थे? पढ़ेंगे बाय द टाइम। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स में कौन है भाई सबसे मेन? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कौन बाहर निकालेगा? लंग्स बाहर निकालेंगे। ज्यादा हो गई तो क्या हो जाएगी? एसिडिक नेचर में है, एसिडिटी कोज करेगी। किसकी एसिडिटी? ब्लड की एसिडिटी। क्या बोलते हैं? एसिडोसिस बोलेंगे। तो यहीं पर ही फैट के बारे में भी पढ़ लें, उसके भी कोई इसी तरीके के क्या कोई पॉइजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं क्या? जी है ना। जब लड़कियां क्या करती हैं भाई स्लिम ट्रिम होने के लिए, जो सबसे इजी फॉर्मूला फॉलो करती हैं कौन सा? डाइटिंग का। यही है ना भाई सबसे इजी फॉर्मूला सब लोगों के पास में, डाइटिंग करना। कभी मत कीजिए दोस्तों। डाइटिंग में क्या होगा? सबसे पहले तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स जो स्टोर थे किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। 1-2 दिन चलेंगे, एक दिन में काम में आ गए। दूसरा किसका? स्टारवेशन में फिर प्रोटीन्स का यूज होगा। प्रोटीन्स मतलब मसल्स टूटेंगी, जिससे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप हेल्दी हैं, मैनेज कर लेगी आपकी बॉडी इसको। लेकिन बाद में नंबर आएगा तीसरे नंबर पर किसका? फैट्स का। डाइटिंग में फैट्स टूटने लगेंगी डिपोजिट फॉर्म से, और जब फैट्स टूटेंगी तो इनका क्या बनता है? जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है? कीटोन्स, कीटोन बॉडीज कीटो एसिडोसिस कोज करेंगी। समझ गए हैं आप इस चीज को? कीटो एसिडोसिस कोज करेंगी कौन? कीटोन्स। और पढ़ेंगे दोस्तों फिर डायबिटीज के अंदर हम इनको लेंथ में। तो हम यहां पर पढ़ना क्या चाह रहे थे भाई? क्या क्या पढ़ना चाह रहे थे? प्रोटीन्स के बारे में हमने शुरू किया था। प्रोटीन्स किसके बने होते हैं, बात यहां से निकली थी और थोड़ी दूर तक पहुंच गई। कोई दिक्कत नहीं। ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। लेकिन प्रोटीन्स में एक और जुड़ा होता है नाइट्रोजन, और इन्हीं की वजह से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। किससे? प्रोटीन से, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है हमारी बॉडी के लिए। किडनी को काम करना पड़ेगा, किडनी नहीं काम करेगी तो फिर इनका लेवल बढ़ेगा, हेल्थ को डिटीरियोरेट करेगा। ओके। दूसरी चीज, हमारी बॉडी के अंदर लगभग कितने तरीके के एमिनो एसिड्स हैं? लगभग 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जिनमें से कुछ असेंशियल है, कुछ नॉन असेंशियल है। असेंशियल मीन्स पढ़ेंगे दोस्तों न्यूट्रिशन में। असेंशियल मीन्स जो कि हमें जरूरत पड़ती है। नॉन असेंशियल का मतलब जिन्हें जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी खुद बना लेती है। अब प्रोटीन्स को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आ चुका है, बार बार आ चुका है। हमने 3 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स यहां पर पढ़ रहे हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा प्रोटीन्स, और तीसरा कौन भाई? फैट्स।
इनमें से हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा होता है? अब आप कार्बोहाइड्रेट्स पे मत चले जाइएगा कि साहब हम सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ही खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स ही होंगे। जी नहीं, मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन आवर बॉडी आर प्रोटीन्स, मोस्ट अबंडेंट। अब क्यों होते हैं, किस तरीके से याद रखने का भी हम आपको बता देंगे। द मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन आवर बॉडी, कौन? प्रोटीन्स। कैसे? हमारी बॉडी के अंदर जितने हार्मोन्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने एंजाइम्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने एंटीबॉडीज हैं और हमारी बॉडी के अंदर जितना एचबी है, ये सारे के सारे तो नमूना है दोस्तों, सैंपल है। हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, हीमोग्लोबिन, सारे के सारे किस क्या है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। सारे के सारे क्या है भाई? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। आप बोलोगे सर द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन का तो नाम ही नहीं आया। बहुत सारे हैं दोस्तों, हमने कैटेगरी बताई है, जितने हार्मोन, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज और हीमोग्लोबिन है वो सारे के सारे प्रोटीन्स। और द मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर क्या है? प्रोटीन ही है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। अब एक चीज और समझिएगा भाई, एनर्जी का मेन सोर्स क्या है हमारी बॉडी के अंदर? पढ़ लिया हमने, कौन? कार्बोहाइड्रेट्स। एनर्जी का मेन सोर्स कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो अल्टरनेटिव सोर्स क्या है? तो भाई अल्टरनेटिव सोर्स क्या है? अल्टरनेटिव सोर्स में आप फैट्स को काम में लेओगे क्या? जी नहीं। अल्टरनेटिव सोर्स कौन होना चाहिए? अल्टरनेटिव सोर्स अगर आपने फैट्स को बना लिया तो कीटोन्स बनेंगे, कीटोन बॉडीज बनेंगे। तो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? प्रोटीन्स हैं। याद रखिएगा, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स का। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, प्रोटीन्स। दोस्तों एक दो बच्चों के जो कमेंट्स आ गए थे बीच में कि सर आप वीडियोज में बोलते हो कि हमारा और कोई मतलब क्लासरूम सेटअप नहीं है, अगर आपका क्लासरूम सेटअप है तो बताइएगा। हम बार बार क्लियर कर देना चाह रहे हैं जी, हमारा थोड़ा सा गैप आ गया था, एक तो थोड़ा सा हेल्थ का इश्यू हो गया था और एक शादी में बिजी हो गए थे, इसलिए इन 3-4 दिन का गैप हो गया हमारा वीडियो आने में। अब वापस रेगुलर करेंगे। हमारा कहीं पर भी कोई क्लासरूम सेटअप नहीं है, हम बता रहे हैं। यही घर के अंदर जो भी सेटअप है, मेरे घर के अंदर जहां पर हम रह रहे हैं वहीं पर ये सेटअप केवल आपके लिए बना रखा है हमने। तो आप प्लीज बार बार इस बारे में वो डाउट मत कीजिए कि हम कहीं पर पढ़ा रहे हैं या किसी और के लिए पढ़ा रहे हैं या किसी ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ा रहे हैं। हमारा कहीं पर, जैसे वो कपड़े वाले नहीं लिखते, हमारी कहीं कोई ब्रांच नहीं है, तो हमारी भी कहीं कोई ब्रांच नहीं है एक्सेप्ट दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। ठीक है। अल्टरनेटिव सोर्स की बात कर रहे थे, प्रोटीन्स। जब भूखे होते हैं तो अल्टरनेटिव सोर्स, भूखे होते हैं तो दोस्तों फैट्स को भी काम में लेंगे, लेकिन नहीं। आप कोई कहे आपसे स्टारवेशन में व्हेन स्टारवेशन में अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? प्रोटीन्स है। ठीक है, फैट्स को कभी मत लिखिएगा दोस्तों, फैट्स तो मजबूरी में यूज करना पड़ेगा। हम जब एंजाइम्स पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन यहां पर थोड़ा सा बताते हैं, क्या एमिनो एसिड्स पर पीएच का कोई फर्क पड़ता है क्या? जी फर्क पड़ता है। पीएच एमिनो एसिड्स को डिसरप्ट करता है, प्रोटीन्स को डीनेचर कर देता है, तो फिर प्रोटीन डिसिंथेसिस होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कौन सा है भैया? फैट्स हैं। क्या कहते हैं भाई? हम लिपिड्स भी कह देते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स बने थे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। प्रोटीन बने थे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। फैट्स किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस से बने होते हैं। कौन? फैट्स। दिमाग में रखिएगा इन चीजों को। दूसरी बात, सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं कि क्या पानी में सोल्यूबल है क्या? एक क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, क्या ये वाटर सोल्यूबल है क्या? आपको पता भी फेट्स, तेल घुलता है क्या पानी में? जी नहीं। इसका मतलब ये क्या है? हाइड्रोफोबिक है कि फिलिक है दोस्तों? ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक का मतलब फियरिंग। अब इसको किसी मॉलिक्यूल को वाटर से डर लगता है क्या? यस, फियरिंग है, इसलिए दूर भाग जाते हैं, इसलिए इसके अंदर घुलते नहीं है। एक होता है फिलिक, फिलिक का मतलब लविंग, लविंग का मतलब भाई अट्रैक्टिंग। ये फीलिंग होगा, अट्रैक्टिंग होगा तो क्या होगा? उसके अंदर घुल जाता। लेकिन ऐसा ये नहीं होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट्स तो घुल ही जाते हैं कुछ लिमिट में,
और कुछ कंप्लीटली घुल जाते हैं, कुछ लिमिट में घुल जाते हैं। प्रोटीन्स भी आप देखते हो, प्रोटीन से एक लोग जबरदस्ती घोल लेते हैं, लेकिन जो फैट्स हैं वो नहीं घुलेंगे, वो इमल्सिफाई हो जाएगा। फिर यहीं से हम आपको एक चीज बता दें दोस्तों, फैट्स की एक कैटेगरी कौन, फोस्फोलिपिड्स। क्या जी, फोस्फोलिपिड्स। हमारी जो सेल होती है और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है भाई, फोस्फोलिपिड से बनी होती है। इंपॉर्टेंस क्या है, फोस्फोलिपिड्स वाटर बैरियर का काम करती है, यानी कि क्या करेगी भी, एक तरीके से बैरियर का काम करती है। क्या काम करेगी दोस्तों, बैरियर का काम करती है। कौन, सेल मेम्ब्रेन। किस वजह से, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। हालांकि सेमी परमिएबल होती है, अपनी मर्जी से किनको आने देना है किनको नहीं आने देना हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको याद होगा दोस्तों, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी बॉडी के अंदर फैट्स जो हैं वो किस फॉर्म में डिपॉजिट, किस फॉर्म में स्टोर रहते हैं, किस फॉर्म में डिपॉजिट रहते हैं। पहली बात तो कौन से टिश्यू के अंदर मिलेंगे, एडिपोज टिश्यू के अंदर। जनरली किस फॉर्म में डिपॉजिट रहते हैं, ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में डिपॉजिट रहते हैं। यानी हमने ये भी पढ़ा था, वन मॉलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड जो है किससे मिलकर के बना होता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर के बना होता है। कितने मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड्स के, ट्राई का मतलब तीन मॉलिक्यूल फैटी एसिड के और एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम का, अगेन रिपीट कर रहे हैं हम। एक मॉलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड जो है वो 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स और एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल से बना होता है। और ये ट्राइग्लिसराइड क्या है, ये स्टोर्ड फॉर्म है किसकी, फैट्स की। जिस फॉर्म में फैट्स हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट रहते हैं, जमा रहते हैं, स्टोर रहते हैं। अब अगर हम फैट्स की बात करें तो इन्हें 2 कैटेगरीज में बांट दें। क्या, कैसे भाई, एक तो जो हमें सॉलिड नजर आते हैं फैट्स, एक क्या होते हैं भाई जो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। अब समझ रहे हैं आप इसको, जितने भी हम वेजिटेबल ऑयल जो यूज कर रहे हैं घर में खाने में, जैसे कौन, मस्टर्ड ऑयल, देखते हो दोस्तों आप कैसा जमता है क्या, जी नहीं जमता। लेकिन सॉलिड फॉर्म में कौन है, किसको देखा दोस्तों आपने, घी को देखा, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है। हम रूम टेम्परेचर पर किसकी, अब आप बात करोगे सर कोकोनट का ऑयल भी तो जम जाता है, कोकोनट, पैराशूट कोकोनट, वो भी तो जम जाता है। हम बात कर रहे हैं किसकी भाई, रूम टेम्परेचर पर। और रूम टेम्परेचर केमिस्ट्री में किसको मानते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर पर। एक तो जो सॉलिड है, एक जो लिक्विड है। लिक्विड में सारे के सारे वेजिटेबल ऑयल्स आ गए, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। सॉलिड फॉर्म में कौन, घी। और एक आप मार्केट में देखते हो डालडा, डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी कि क्या होता है डालडा। डालडा वैसे ब्रांड नेम है किसी का, लेकिन वो डालडा के नाम से ही फेमस हो गया है, देखने वाले हैं। पहले तो हम ये देख लें कि कौन से फैट्स जो है वो सॉलिड होते हैं। ये सॉलिड होते हैं दोस्तों, कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अगर ये चारों वैलेंसीज अगर सेचुरेटेड हैं, अगर इन चारों वैलेंसीज पर कुछ है, ये तो मेथेन का फॉर्मूला हो गया है, मैं बताना चाह रहा हूं आपको, अगर यहां पर ये चारों वैलेंसीज जो है सेचुरेटेड है, इसका मतलब क्या है, वो सेचुरेटेड फैट्स हैं और रूम टेम्परेचर पर क्या होंगे, सॉलिड होंगे। यानी चारों वैलेंसीज क्या है, सेचुरेटेड है, तो सेचुरेटेड फैट्स हो गए वो, और सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। जो हम देसी घी खाते हैं दैट इज सेचुरेटेड फैट। इनमें क्या, जो लिक्विड वाले, इनमें ये कार्बन की चारों वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, सेचुरेटेड नहीं है, जो फिर रूम टेम्परेचर पर क्या होंगे, लिक्विड होते हैं। अब क्या इन लिक्विड को या वेजिटेबल ऑयल्स को हम जमा सकते हैं क्या, देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है एग्जाम्स के अंदर, और डेली लाइफ के अंदर भी आप इसको अप्लाई करके देखिएगा कि क्या चीज होती है। चलिए बात करते हैं दोस्तों डालडा की। हम डालडा एक्चुअली क्या लिखा होता है उसके ऊपर, याद आ रहा है किसी को, वनस्पति घी, वेजिटेबल घी लिखा होता है उसको। डालडा के अंदर क्या होता है एक्चुअल में, बहुत सारे वेजिटेबल ऑयल्स को मिलाया जाता है। जो सस्ते सस्ते ऑयल्स आते हैं ना, उनको मिलाकर के वो लोग क्या करते हैं, उनसे डालडा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स को क्या किया जाता है, गरम लोहे के पाइप होते हैं दोस्तों, गरम लोहे के पाइप, ठीक है ना, उनके अंदर से इनको फ्लो कराया जाता है, गरम लोहे के पाइप, हीटेड आयरन के पाइप से, ठीक है, वहां से फ्लो कराया उनको, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करते हैं वो,
यहां से हाइड्रोजन गैस भी पास कराते हैं। तीसरी चीज एक कैटलिस्ट का काम में लेते हैं जिसे हम बोलते हैं निकेल। ठीक है, इन तीन की हेल्प से वनस्पति ऑयल्स को यानी वेजिटेबल ऑयल्स को क्या किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? डालडा घी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कैसे भाई? ये हाइड्रोजन जो है वो किसी इन वेजिटेबल ऑयल्स में जो वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी उसको जा करके ये सेटिस्फाई कर देती है। डिफरेंट चीज है, मतलब कि इसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। और हम क्यों पढ़ा रहे हैं दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जो आर्ट्स के स्टूडेंट नॉर्मल तैयारियां कर रहे होते हैं, DSSB में जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं, उसके हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम तो यहां पर क्यों पढ़ रहे हैं उसके हमारे कई मकसद हैं। एक तो ये समझिएगा हाइड्रोजिनेशन, अब डालडा घी हमारी हेल्थ पे क्या असर डालता है वो भी देखिएगा। हाइड्रोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन की वजह से क्या करा दिया हमने इन वेजिटेबल ऑयल्स का हमने क्या करा दिया? हाइड्रोजनेशन कर दिया, मतलब हाइड्रोजन गैस से उनकी वैलेंसी जो हमने सेटिस्फाई कर दी। दिस इज हाइड्रोजनेशन। कोई कैटलिस्ट यूज किया क्या? निकेल को यूज किया, जो कि कैटलिस्ट मतलब इस रिएक्शन को उन्होंने और ज्यादा बढ़ा दिया। किससे पास कराया था हमने इसको? बहुत ही गर्म लोहे के जो पाइप है उनसे पास करा करके हमने इसको जमा दिया। जमाने वाला घी हमने इसको बना दिया, वो भी रूम टेम्परेचर से ऊपर में, मतलब 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो भी पिघल जाएगा डालडा, लेकिन हमने जमाने वाले नेचर का हमने बना दिया, इसको डालडा घी बना दिया। अब डालडा घी भी एक तरीके से क्या बन गया? सैचुरेटेड फैट बन गया। क्या बन गया भाई? सैचुरेटेड फैट बन गया। अब दिमाग में रखिएगा, हमारी हेल्थ के लिए ज्यादा नुकसान किससे है भाई? मस्टर्ड ऑयल से है या देसी घी से है? देसी घी ज्यादा नुकसान करता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि खाना ही नहीं है उसको, उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है भैया, उसके अंदर भी काफी चीजें जो एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं उसके अंदर भी अवेलेबल है, लेकिन हेल्थ के हिसाब से सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो ज्यादा अनहेल्दी हैं। ये भी डालडा बन गया, ये तो और भी ज्यादा अनहेल्दी है क्योंकि ये तो काफी सारे सस्ते वाले वेजिटेबल ऑयल्स को मिलकर के बनाया गया है। जिस भी ऑयल का हाइड्रोजिनेशन हो गया दोस्तों, जिस भी ऑयल का हाइड्रोजिनेशन हो गया वो वैसे ही अनहेल्दी है। हाइड्रोजिनेटेड फूड जो हैं वो और भी ज्यादा अनहेल्दी होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों होते हैं। हाइड्रोजिनेशन एक्चुअल में तेल के साथ में क्या करता है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये डिस्कस किया हमने डालडा कैसे बना। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ में फैटी एसिड्स का क्या रोल है दोस्तों। कुछ होते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स का मतलब जो हमारी बॉडी नहीं बनाती और हमें चाहिए ही चाहिए, बाहर से चाहिए, फूड से चाहिए या सप्लीमेंट से चाहिए। कौन? एसेंशियल फैटी एसिड्स, जिनके अंदर आप 3 नाम पढ़ते हो, जिनके नाम पर हमारे साथ में पता नहीं भाई छलावा हो रहा है, क्या हो रहा है। ओमेगा का नाम सुनते हो दोस्तों? ओमेगा 3, ओमेगा 6 और एक सिस फैटी एसिड्स। इन 3 नामों को आई थिंक आप लोग पढ़ते हैं, सभी लोग देखते भी हैं। इसके अंदर ओमेगा 6 है, इसके अंदर ओमेगा 3 है और इसके अंदर सिस फैटी एसिड्स हैं। ये तीनों के तीनों आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, ये एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, मतलब हमारी हेल्थ के लिए जरूरी हैं ही हैं। तो क्या हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं क्या? जी नहीं बनते, तभी तो एसेंशियल है, तभी तो ये चाहिए ही चाहिए हमारी बॉडी को। क्या काम करते हैं दोस्तों? अब इंपॉर्टेंट दिमाग में रखिएगा कि ये काम क्या करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, कौन? देखो 3 चीजें, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, और देखिए हम यहां पर 3 चीजें, एक कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एक LDL और एक तीसरा HDL। ठीक है, इन 2 में से एक तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल है। कैसे याद रखोगे भाई? अपने अपने याद रखने के तरीके हो सकते हैं। हम तो शुरू से एक चीज पढ़ा रहे हैं। HDL का मतलब हो गया हार्ट डिजीज लो, मतलब इसमें ये होगा, अच्छा होगा तो हार्ट डिजीज कम रहेगी, मतलब ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो ये दूसरा बचा हुआ क्या हो गया? बैड कोलेस्ट्रॉल हो गया। टोटल कोलेस्ट्रॉल तो ज्यादा बढ़ा हुआ है ही, वैसे ही खराब है। तो 3 चीजें, तो ये एसेंशियल फैटी एसिड जरूरी है। इसका मतलब किस लिए जरूरी है? इन तीनों को मैनेज करने के लिए जरूरी है। इसका मतलब टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, LDL को कम करते हैं और HDL को बढ़ाते हैं। तीनों चीजें दिमाग में रख लीजिएगा। रिपीट कर रहे हैं, HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाते हैं,
ताकि हार्ट डिजीज, हार्ट की हेल्थ जो अच्छी रहे। एलडीएल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको घटाते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल उसको भी घटाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके काम देखते जाइएगा दोस्तों एसेंशियल फैटी एसिड्स का। एसेंशियल फैटी एसिड्स इसके अलावा और क्या करते हैं, बॉडी के अंदर कैल्शियम का यूटिलाइजेशन भी बढ़ाते हैं। कैल्शियम का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो जो बोन लॉस है वो क्या होगा, कम होगा। बोन लॉस कम होगा तो आर्थराइटिस के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आर्थराइटिस में कैसे हेल्प करता है, कौन, एसेंशियल फैटी एसिड्स, कैल्शियम का यूटिलाइजेशन बढ़ा करके। कैल्शियम का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो बोन का लॉस कम होगा, बोन का लॉस कम होगा तो आर्थराइटिस के चांसेस कम हो जाएंगे। अब इनके सोर्सेज क्या है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते नहीं है दोस्तों। वैसे फ्लैक्सीड हो गया, वॉलनट हो गया, नॉन वेज में लीवर हो गया, फैटी फिश हो गया, ये इनके सोर्सेज हो सकते हैं ओमेगा 3, ओमेगा 6 और सिस फैटी एसिड्स के। अब हम आपको सिस फैटी एसिड्स को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर के लास्ट में, और वो क्या है, सिस फैटी एसिड्स। जो कपूर के यहां पर, कपूर कौन है भाई, कपूर समोसे वाला, वो भाई कोई कंप्लेन ना कर दे यूट्यूब से हमारे नाम ले दिया है, वैसे पता नहीं बहुत सारे कपूर होंगे। कपूर समोसे वाले ने क्या किया भैया, अभी उसके यहां पर क्या चढ़ी हुई है भाई, कढ़ाई चढ़ी हुई है। कढ़ाई किस चीज की, जिसमें क्या तले जा रहे हैं, समोसे तले जा रहे हैं दोस्तों, जिसके अंदर समोसे जो हैं वो कंटिन्यूअसली तले जा रहे हैं कढ़ाई में। कढ़ाई में क्या है भाई, कोई ना कोई ऑयल है, वी डोंट नो कौन सा सस्ते वाला है कौन सा महंगे वाला है। कढ़ाई किसकी बनी हुई है भाई, आयरन की बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है। क्लियर है, सिचुएशन देखना दोस्तों, हमारी हेल्थ पे क्या वो समोसा क्या इफेक्ट डाल रहा है, कपूर के बना हुआ और हमारे घर के बने हुए समोसे में क्या फर्क है। इस कढ़ाई में समोसा जो बन रहा है आज की डेट में, वो तेल वही है जो पिछले 2-3 दिन से चला आ रहा है। सही बात है ना, तेल कम होता रहता है, ऊपर से डालते जाते हैं और ठीक है। अब होता क्या है, जब आप वेजिटेबल ऑयल को, जब आप किसी वेजिटेबल ऑयल को, और ये ओमेगा 3, ओमेगा 6 सिस फैटी एसिड्स थोड़ी बहुत मात्रा में तो हर एक में अवेलेबल है ही है, ठीक है, सिस फैटी एसिड्स तो होता ही है ऑयल के अंदर। तो जब आप किसी ऑयल को बार बार गर्म करते हैं, मतलब बार बार फ्राई करते हैं, तो क्या ये सिस फैटी एसिड जो है वो बदल जाता है दोस्तों, और क्या बनाता है, ट्रांस फैटी एसिड बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, ट्रांस फैटी एसिड बनाता है। कहने का मतलब क्या भाई, ये सिस फैटी एसिड्स जो हैं वो ट्रांस फैटी एसिड्स में क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजिनेट हो जाते हैं। और ये ट्रांस फैटी एसिड्स, दुनिया में ऐसा कोई जिम्नेजियम ही नहीं बना जो ट्रांस फैटी एसिड्स को फिर निकाल दे बॉडी से, ठीक है ना। ट्रांस फैटी एसिड बॉडी के अंदर जाके ऐसा जमा होता है कि वो निकलने का नाम नहीं लेता, समझ लीजिए, वो बढ़ाता। इसका मतलब ट्रांस फैटी एसिड्स क्या करेगा, टोटल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, लिख दिया दोस्तों, स्टैंडर्ड नहीं है। एलडीएल को भी बढ़ाएगा, और क्या करेगा, एचडीएल को क्या करेगा, कम करेगा दोस्तों। क्लियर है, एचडीएल को कम करेगा, उल्टा काम करेगा ना, किससे, एसेंशियल फैटी एसिड जो काम कर रहे थे, सिस फैटी एसिड ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो काम कर रहे थे, उनका उल्टा काम करेगा, टोटल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, एलडीएल को भी बढ़ाएगा, और हार्ट डिजीज भी, और एचडीएल को क्या करेगा, कम करेगा। दिस इज द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांस फैटी एसिड। और अब समझ लीजिए, जितने भी जंक फूड की कैटेगरीज अलग अलग हो सकती है दोस्तों, लेकिन जितने क्रैकर्स हमें मिलते हैं, जितने हमें फ्राइड आइटम मिलते हैं, पैक्ड आइटम मिलते हैं, और जिन फूड्स के ऊपर क्या लिखा होता है, हाइड्रोजिनेटेड। आप देखिएगा आज पैकेट खोल करके, लेज का पैकेट, और वो आते हैं ना आपके टेढ़े मेढ़े, कौन से आते हैं भाई, क्रैकर्स जो आते हैं, उनको खोल करके देखिए, उनको खोल करके क्या पैकेट के ऊपर ही देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको हाइड्रोजिनेटेड लिखा हुआ मिल जाएगा। हाइड्रोजिनेटेड का मतलब उतना ही ज़्यादा अनहेल्दी है हमारी बॉडी के लिए। क्लियर है, गवर्नमेंट प्लान कर रही है हलवाई से यानी रेस्टोरेंट से
इस मतलब इस फॉर्मेशन को, ट्रांजिशन को रोकने के लिए कि उसको एक बार जो आपने कर लिया उसको हम बायोफ्यूल में कन्वर्ट करेंगे। फिर पता नहीं कितना लंबा चलने वाला गवर्नमेंट का प्रोग्राम, कितना टाइम लेगा, लेकिन गवर्नमेंट का प्लान है कि उस ऑयल को उठाया जाए और इससे बायोफ्यूल बनाया जाए ताकि इंडिया की हेल्थ भी सुधरे। यहाँ पर 2-3 चीज़ें और क्लियर कर लीजिएगा। हाइड्रोजनेटेड फूड जो है कार्डियक रिस्क बढ़ाएगा, कार्डियक हेल्थ की रिस्क बढ़ाएगा या कम करेगा? बढ़ाएगा दोस्तों। एसेंशियल फैटी एसिड्स कार्डियक रिस्क क्या करते हैं? कम करते हैं, लेकिन ये ट्रांस फैटी एसिड्स ने बढ़ करके क्या कर दिया? कार्डियक हेल्थ को डिटीरियोरेट कर दिया दोस्तों। वैसे हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले थे, लेकिन एक पढ़ लेते हैं दोस्तों। पीजी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का नाम आप सुनते हैं दोस्तों, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये एक तरीके के क्या है भाई? लिपिड्स ही होते हैं। इसमें ये कई तरीके के होते हैं दोस्तों। पीजी का नाम आप देखना, PGE2, PGF, PGE1, इस तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल पढ़ते हैं दोस्तों आप कार्बोप्रोस्ट का। प्रोस्टाग्लैंडिन्स दोनों तरीके से काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? वेजोडायलेटर भी होते हैं, वेजोकंस्ट्रिक्टर भी होते हैं। कुछ एक जो है वो प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकते भी हैं, कुछ एक प्लेटलेट एग्रीगेशन को बढ़ाते भी हैं। हम यहाँ पर कार्बोप्रोस्ट दोस्तों जो फ्रिक्वेंटली नाम पढ़ते हैं, यूज भी करते हैं, कब काम लेते हैं? PPH को रोकने में काम में लेते हैं। PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज को रोकने में काम में लेते हैं। कार्बोप्रोस्ट PPH में काम किस तरीके से काम करता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा करके। कैसे काम करेगा भाई? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाता है, क्योंकि PPH जो है उसका सबसे मेन कारण क्या भाई? एटोनिक यूट्रस, मतलब टोन ही नहीं है यूट्रस के अंदर, तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाता है, टोन को मेंटेन करता है और अपना काम करता है। कौन? कार्बोप्रोस्ट। किस में हेल्प करेगा? PPH के चांसेस कम करने में या PPH को रोकने में हेल्प करता है। वीडियो के लास्ट में भी आपको एक चीज बता दें दोस्तों कि जो तीनों बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमने आज यहाँ पर पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, हो सकता है कुछ एक चीजें यहाँ पर रह गई हो, हम न्यूट्रिशन में और कवर करेंगे इनको। न्यूट्रिशन में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न जो रहेगा वो विटामिन मिनरल्स को लेकर के रहेगा। यहाँ पर हमने तीनों बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमने केमिस्ट्री की लैंग्वेज के हिसाब से हमने यहाँ पर पढ़ने की कोशिश की है और उनको हेल्थ से रिलेशन हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर आते हैं और इसको स्किप करने का मतलब है कि आपने DSSB के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आप मिस कर सकते हो। इशारा काफ़ी होता है दोस्तों, आगे आप समझदार खुद हैं। Thank you. Thanks a lot for watching video.